हेलो एंड वेलकम गाइस, वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आप देख रहे हैं 21 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस और चैनल का नाम है एक्सप्लेन बाय कुश। इस चैनल पर हम डेली सुबह 6 बजे आपके लिए लेकर आते हैं पिछले दिनों का सारा लेखा जोखा, सारे करंट अफेयर्स और अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो पीआईबी हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो या अलग अलग पेपर से हम उनको टेकअप यहाँ पर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। दोस्तों, डिस्कशन को शुरू करने से पहले आइए जरा बड़ी खबरों पे चलते हैं। सबसे पहले एक इंडेक्स होता है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पर, इंटरनेट क्वालिटी के बेसिस पर, ई गवर्नेंस के बेसिस पर, ई सिक्योरिटी के बेसिस पर, जो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑनलाइन उसके बेसिस पर हम रैंक करते हैं कौन सा देश कैसा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया ने अपने इंटरनेट क्वालिटी के परफॉर्मेंस के बेसिस पर अपनी रैंकिंग को बेहतर किया है और 52 रैंक पर इंडिया पहुंच चुका है। दूसरी खबर आ रही है, एडीबी ने दो रेटिंग निकाली है। एक तो बांग्लादेश को लेकर कि उसने बांग्लादेश का एक जीडीपी रेट बताया है 6.5% का, और इंडिया का जीडीपी रेट जो है वो उसने बोला है करंट फाइनेंशियल ईयर में जो चल रहा है उसमें 6.3% का रहेगा। फिर दोस्तों, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं आज के दिन। इनफैक्ट आज के दिन वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है। अल्जाइमर्स एक डिमेंशिया का टाइप होता है जो ओल्ड एज में होता है, जहां पर हमारे ब्रेन्स की सेल्स छोटी हो जाती हैं और मेमोरी लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और समय के साथ कंप्लीटली मेमोरी जो है वो वैनिश हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों कल के दिन कई चीज़ों में बदलाव आया। फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने बताया था आपको कि कनाडा का जो एक डिप्लोमेट था उसको इंडिया ने बोला है कि आप 5 डेज के अंदर इंडिया से जाएं। उसके अलावा अब ये भी हुआ है कि पहले कनाडा ने एडवाइजरी जारी की कि जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं, कैनेडियंस या जो इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, वो इस एडवाइजरी को फॉलो करें। टिट फॉर टैट इंडिया ने भी कनाडा में एडवाइजरी जारी की है ताकि वहां पर जो भारतीय काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या रह रहे हैं, वो अगर उनको दिक्कत हो तो कंसुलेट को या फिर जो हाई कमीशन ऑफिस है या फिर मदद ऐप के जरिए वो हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो तब तो उठापटक हो रहा है, इससे नुकसान हो सकता है। वैसे भी जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो नहीं हुआ इंडिया और कनाडा का, और आगे चलकर इसमें और चीजें बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे आज के पहले होमवर्क पे। पहला क्वेश्चन था कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया है 600 सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइंस का नाम विभव है इनटू इट्स आर्सेनल। ये एंटी टैंक माइंस इंडिया बनाए गए हैं और इंडिया का जो डिफेंस कैपेबिलिटी है और जो इंडिया का मेड इन इंडिया कैपेबिलिटी है उसको बेटर करती है। इसी में एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स है जो भारत का पहला बटालियन बनेगी बैलिस्टिक मिसाइल्स का इंडियन आर्मी में। उसका आंसर है आपका प्रलय। इसके अलावा इंडियन नेवी जो है इट इज सेट टू होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनस सेमिनार। उस सेमिनार का नाम क्या है, जो कि अगले महीने 4-5 अक्टूबर को होगा। उसका नाम है आपका स्वावलंबन 2023। वो उस सेमिनार का दोस्तों नाम है। अब आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका विमेन रिजर्वेशन बिल के हिसाब से इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट 1, इस बिल का नाम है नारी शक्ति अधिनियम। जो बिल है इसे प्रपोज किया गया है ताकि जो रिजर्वेशन हो वो कंटिन्यू हो पीरियड ऑफ 20 साल के लिए, और उसमें SC/ST का कोटा भी होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन का 129th अमेंडमेंट है ये है वो, उसके तहत ये किया जाएगा। और बिल में कहा गया है कि 50% जो सीट्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट असेंबलीज में, उन सीट्स में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और ये तब तक रहेगा जब तक कि अगला आपका रिजर्वेशन पे या अगला डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आपका ना हो सके। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है? A एंड B, B एंड C, A एंड C, ऑल ऑफ द अबव आंसर रहेगा। ये सारे के सारे गलत हैं। आपको लगा सही, बिल्कुल गलत है। अगर 1 बाय 1 चले तो रिजर्वेशन कितने का है? रिजर्वेशन आपका 33% का है, ठीक है। और जो रिजर्वेशन है वो रहेगा 15 साल के लिए, उसके बाद रिव्यू किया जाएगा। और इसका पूरा नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये इसका नाम है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात दोस्तों कि ये जो नाम है ये बिल में नहीं लिखा है, मतलब जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें उसका नाम विमेन रिजर्वेशन बिल ही है। ये नाम अलग से कॉइन किया गया है फॉर दिस न्यू लेजिस्लेशन, ठीक है जी, ओके। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड्स टू दी
दी नागोर्नो कराबोक रीजन ऑफ अजरबैजान। सबसे पहले इस रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन अजरबैजान के पास है। बोथ द कंट्रीज अजरबैजान अर्मेनिया एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज हैं। अर्मेनिया ने शुरू किया एक एंटी टेरर एक्सरसाइज इस रीजन में, जो कि है नागोर्नो कराबाख रीजन का। और अर्मेनिया ने यूएसए को भी एंगर किया बिकॉज एक मिलिट्री बेस यूएसए का है इस रीजन में, और अभी हाल ही में रशिया के साथ उसने एक्सरसाइज किया था, जिस वजह से यूएस आपका एंग्री हो गया था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? ए और बी सही है, सी और डी गलत है। यहां पर अर्मेनिया जो है उसने नहीं शुरू किया, यहां पर अजरबैजान ने एक्सरसाइज शुरू किया इस रीजन में। इसके अलावा अर्मेनिया ने एंगर किया रशिया को बिकॉज यूएसए के साथ एक्सरसाइज किया था अर्मेनिया ने इस रीजन में, जिस रीजन में रशिया का भी एक मिलिट्री बेस है। तो आंसर है आपका सिर्फ ऑप्शन ए, दैट इज ए एंड बी। आरबीआई ने अप्रूव किया है इनमें से अप्रूव किया है शशिधर जगदीशन जी का एज एन अपॉइंटमेंट, एज अ रीअपॉइंटमेंट एज द एमडी सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक के वो एमडी सीईओ के तौर पे वर्क करते रहेंगे। अब वो 2026 तक एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ के तौर पे वर्क करेंगे। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो रहेगा 6% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर? उसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अत्रेयापुरम पुतारेकुलु एक स्वीट है इनमें से किस स्टेट की, जिसे अभी हाल ही में एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है? उसका जवाब रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज आंध्र प्रदेश। अब आते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे। लेट्स डिस्कस नेशनल करंट अफेयर्स। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लेकर पीआईबी, जो कि ऑफिशियल एक मीडिया वेबसाइट है सरकार की, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उस पर एक डेटाबेस आया है। ये मैं तीसरी बार आपको डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन बहुत ही ब्रीफ में इस बार पीआईबी ने उस आर्टिकल में डिटेल दिया हुआ है कि क्या डिटेल्स हैं इस विश्वकर्मा स्कीम की। तो आइए जरा उसको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले 18 ट्रेड दिए गए हैं, मैंने कल डिस्कस किया था। ये वो 18 ट्रेड है जिसमें कारपेंटर्स हैं, बोर्ड मेकर्स हैं, आर्मरर है, ब्लैक स्मिथ जिसे लोहार कहते हैं, हैमर टूल किट मेकर हैं, लॉकस्मिथ हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, मूर्तिकार हैं, स्टोन कार्वर्स हैं, स्टोन ब्रेकर्स हैं, चर्मकर हैं, शूस्मिथ हैं, फुटवेयर आर्टिसंस हैं, मेजन राजमिस्त्री हैं, बास्केट मैट ब्रूम मेकर्स हैं, कॉइल वीवर्स हैं, डॉल टॉय मेकर्स हैं, नाई आता है, गार्डन मेकर है जिसे मलाकार कहते हैं, वॉशरमैन आता है, धोबी कहते हैं, टेलर है, ऐसे तमाम नेट मेकर हैं, ऐसे तमाम तरह के ट्रेड्स को, टोटल 18 ट्रेड्स को इस बार इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा सबसे पहली बात करें तो इस स्कीम के अंदर जो विश्वकर्मा सेवक होंगे उन्हें आईडी कार्ड दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरा, एक बेसिक ट्रेनिंग होगी 5 to 7 डेज की, और ये ट्रेनिंग करना जरूरी है क्योंकि इसी ट्रेनिंग के बाद उनको लोन मिल सकेगा, और इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पर डे के हिसाब से 500 रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नई जानकारी है। दूसरा, मैं बात कर चुका हूं कई बार, एक टूल किट जो उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो उनके हथियार होते हैं, जिससे वो हथियार नहीं कहूंगा, जो उनके टूल्स होते हैं, उसके लिए 15,000 रुपए का एक ई वाउचर दिया जाएगा एट द बिगिनिंग ऑफ द बेसिक स्किल ट्रेनिंग। उसके अलावा कोलैटरल फ्री लोन मिलेंगे, जहां पर पहला लोन मिलेगा आपका 1 लाख का। ये लोन तभी मिलेगा जब वो ये बेसिक ट्रेनिंग पूरा करेंगे। इसके बाद अगर उन्होंने ये लोन वापस किया या उन्होंने उस लोन को स्टैंडर्ड बनाए रखा, मतलब उस लोन का पेमेंट लगातार वो करते रहे हैं, तो ही उनको अगला लोन 2 लाख का मिलेगा। जो 1 लाख का लोन मिलेगा वो मिलेगा 18 मंथ्स के लिए, और जो 2 लाख का लोन है वो मिलेगा उन्हें 30 मंथ्स के लिए। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 5% का रखा गया है, और सरकार इसमें सब्सिडी दे सकती है अप टू 8%। तो सब्सिडी 8% तक है, और जो कंसेशनल रेट है आपका वो रहेगा 5% पर। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज है, हर महीने जो मैक्सिमम 100 ट्रांजैक्शंस करेंगे ऑनलाइन, अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन पे उन्हें 1 रुपए का उन्हें जो एक अमाउंट है वो उनको छूट मिलेगा, वो डिस्काउंट मिलेगा उनके पर ट्रांजैक्शन पर 100 ट्रांजैक्शन तक एक महीने के अंदर, अगर वो यूपीआई का यूज करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वो करेंगे। पीएम विश्वकर्मा बट ऑब्वियस है बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इस पे सवाल 100% आने वाले एग्जाम से बनेगा। तो इसका मैंने माइंड मैप भी दिया हुआ था आपको कल, और आज मैंने इसका और डिटेल में आपको बता दिया। फिर दोस्तों इंडिया की रैंक है 52nd इन दी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, और इंडिया की रैंक पिछले साल 59 थी, तो उससे हमने काफी बेहतर परफॉर्म किया है, और इस साल 7 रैंक से ऊपर करके हम 52nd रैंक पर यहां पर दोस्तों आ चुके हैं। ये जो इंडेक्स है इसे पेश करता है नीदरलैंड्स की कंपनी सर्वशाक।
इस कंपनी की इसको पेश करता है और ये इसका 5वां एनुअल इंडेक्स है जिसमें इंडिया की रैंक 52nd है। इस इंडेक्स में कुल मिलाकर 121 कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज हैं? 121 कंट्रीज हैं और इसमें नंबर 1 पे फ्रांस है, फॉलोड बाय फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और लग्जमबर्ग। एशिया की बात करें तो एशिया में इंडिया की जो रैंक है वो 13th पे है और एशिया में नंबर 1 रैंक पे आपका सिंगापुर है जिसकी ओवरऑल रैंक आपकी 10 है। बॉटम 5 कंट्रीज में लास्ट रैंक पे आपकी कंट्री है यमन, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोजाम्बिक, इथियोपिया और तजिकिस्तान। 121 पे यमन और 117 पर तजिकिस्तान। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस इंडेक्स के कई पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल इसका पहला पैरामीटर है इंटरनेट की क्वालिटी, दूसरा पैरामीटर है इंटरनेट की अफोर्डेबिलिटी, कितना अफोर्डेबल आपका इंटरनेट है, सस्ता कितना है। इसके अलावा ई इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आईटी का। ई सिक्योरिटी, कितना सिक्योर है इंटरनेट, ठीक है। ई गवर्नेंस, कितना ज्यादा बेटर गवर्नेंस है कि लोग इलीगल यूज नहीं कर रहे हैं उसका एथिकल यूज कर रहे हैं देश के अंदर। तो उस बेसिस पर ये रैंकिंग आई है। इसमें सबसे बेहतर हमारी रैंकिंग जो है वो क्वालिटी पे है। इसमें हमारी रैंक जो है वो 16th है, ठीक है, और ये बहुत ही बेहतर क्वालिटी है। लेकिन बाकी सब में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इंटरनेट क्वालिटी में 16th रैंक पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 91st पोजीशन पे, बेहद खराब। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में 28 पे, ई गवर्नेंस में 25 पे और ई सिक्योरिटी पर हमारी रैंकिंग जो है वो 66th रैंक पे आती है। तो ओवरऑल जो हमारी रैंक आई है वो आई है 52nd। फिर दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर आई है। भारत का जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसे एक सर्टिफिकेशन मिला है। उस सर्टिफिकेशन का नाम है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन रिकॉग्निशन स्टेटस और ये उसको आने वाले 10 साल के लिए मिला है। इससे इंडिया के जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग और प्रैक्टिस बाकी देशों में कर सकते हैं जहां पर इस सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। और चूंकि हमें सर्टिफिकेट मिल चुका है तो चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, वहां पर जाकर भी इंडिया का सर्टिफिकेशन दिखाकर, क्योंकि हमारे पास सर्टिफिकेशन आ गया है, हम वहां पर जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो ये दूसरा बड़ी खबर यह है कि इंडिया के अंदर जो बाहर से भी लोग आएंगे उनको ये सर्टिफिकेशन होना जरूरी होगा। अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये खिताब मिला है नेशनल मेडिकल कमीशन को और वो खिताब है आपका द सर्टिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। क्लियर है, सबको समझ में आया? ओके। दोस्तों मेरे बचपन में ऐसे कई कैरेक्टर्स थे। मतलब मैं एक ठीक ठाक फैमिली से हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, लेकिन मुझे हमेशा से अट्रैक्ट किया चाचा चौधरी ने, साबू ने, डाका, बिल्लू, है ना, इन लोगों ने किया। तो मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मेरी वही मेमोरीज आ गई। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, इनफैक्ट जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जो वोट देने लायक हो गए हैं, उनको आकर्षित करने के लिए प्राण कॉमिक्स के साथ इलेक्शन कमीशन ने टाइप किया है और एक स्पेशल कॉमिक एडिशन लॉन्च किया है जिस एडिशन का नाम है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ठीक है। और इस एडिशन को लॉन्च किया गया है बाय द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री राजीव कुमार। ये कॉमिक बुक जो है वो प्राण कॉमिक्स ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर बनाई है और ये जो कॉमिक्स है इन्हें बनाया था एक बहुत ही मशहूर कार्टूनिस्ट प्राण ने 1960 में। और जो एक फेमस डायलॉग है ना कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, वो उसी डायलॉग को जो राजीव कुमार साहब है उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। तो चाचा चौधरी हो गए, साबू हो गए, धमाका सिंह हो गया, डाका हो गया या फिर बिल्लू हो गए, इन सब कैरेक्टर्स के साथ ऑनलाइन कॉपीज और ऑफलाइन कॉपीज को फ्री ऑफ कॉस्ट सेल करेगा इलेक्शन कमीशन। करीब 30,000 कॉपीज को वो एक तरह से फ्री में बांटेगा ताकि अवेयरनेस जो है चुनाव को लेकर उसके लिए इन कैरेक्टर्स को रोपिन इलेक्शन कमीशन ने अभी हाल ही में किया है, ठीक है जी। ओके, अब आते हैं राष्ट्रीय खबरों पे। दोस्तों आर्मेनियन फोर्सेस ने अग्री किया है जब रशिया ने प्रपोज किया कि आप सीज फायर रखें और अब जो रीजन है आपका जो जहां पर अजरबैजान और आर्मेनिया का इशू है वहां पर अब कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी आपकी नहीं होगी। तो आर्मेनियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने अग्री किया है रशियन प्रपोजल के कि जो नगोर्नो कराबाख रीजन है उसमें अब कोई भी मिलिट्री वॉरफेयर नहीं होगा और इसको लेकर आर्मेनिया ने बात मान ली है।
स्थिति इसलिए बहुत ही वियर्ड सी है, बहुत ही विकट है, बिकॉज जो रीजन है नगोर्नो का, उस रीजन में अर्मेनियन मेजोरिटी है, वहां पर अर्मेनिया के लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो उस रीजन का कर्ता धर्ता है, उस रीजन का जो मालिक है वो आपका अजरबैजान है। तो अब रशिया, और रशिया क्यों इन्वॉल्व है? बिकॉज रशिया का एक मिलिट्री बेस आपका यहीं पर है, और इनफैक्ट ये जो रूट है आपका, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपके सामने, ये रूट आपका गुजरता है एनर्जी ट्रेड के हिसाब से। तो क्योंकि ये रूट उस वजह से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रशिया ने यहां पर इन्वॉल्व किया, एक तो अपना मिलिट्री बेस को बचाने के लिए, और दूसरा जो एनर्जी रूट है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए रशिया ने इंटरवीन किया है इस पूरे मामले में। सवाल एक ही आपसे बनेगा कि नगोर्नो कराबाख रीजन इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन विच टू कंट्रीज, अर्मेनिया और अजरबैजान, उनके बीच ये पूरा मुद्दा आपका चलता है। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सजेस्ट किया है, फोकास किया है, जो बांग्लादेश का ग्रोथ रेट है वो रहेगा आपका 6.5% पे, कंपेयर टू अ 6% ग्रोथ फॉर द प्रीवियस फिस्कल। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, और इसी रिपोर्ट में इंडिया का कहा गया है कि इंडिया का रहेगा 6.3% पे। तो इंडिया का 6.3% पे है, जबकि बांग्लादेश के लिए उसने कहा है कि वो 6.5% पे रहेगा। अगर हम 6.3% की बात करें तो सेम रेटिंग आपकी जो है वो फिच ने भी दी है। फिच ने भी कहा है कि इंडिया ग्रो करेगा 6.3% पे, जबकि एसएनपी की बात करें तो एसएनपी ने कहा है हम ग्रो करेंगे 6.6% पे। तो रेंज आपके वही है 6 से लेकर 6.6% तक, जिससे अलग अलग संस्थाएं जो हैं वो इंडिया को रेट कर रही हैं फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब आपका एक सवाल जरूर आएगा कि सर इससे होता क्या? इससे ये होता है कि दुनिया ये जानती है और एक आइडिया लगता है कि डोमेस्टिक लेवल पर जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है उसमें कितना इंक्रीज आया है, क्या ग्रोथ है इंटरनली एक देश की। कोई भी देश अगर स्ट्रगल कर रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, तो एफडीआई, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर फॉरेन ट्रेड, उसको करने में दिक्कत होती है। वो बेचेगा क्या, या फिर ओवरऑल वो अपने प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अभी यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि जर्मनी जो है वो जो ये वाला वर्ष, जो आने वाला जो साल चल रहा है, इस साल कंट्रैक्शन होगा करीब 0.2 से 0.24% का, मतलब उनका जो इंटरनल प्रोडक्शन लेवल्स हैं उसमें गिरावट आएगी। सिमिलरली कंडीशन आपकी देखी गई है ग्रेट ब्रिटेन की, वहां पर भी कहा गया है कि वो इस साल तो कंट्रैक्शन बचा देगा, लेकिन अगर चलता रहा तो अगले साल वहां पर भी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जो इंटरनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसमें गिरावट आने की संभावनाएं वहां पर दिख रही हैं। इसीलिए जीडीपी का प्रेडिक्शन करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम समझ पाए कि इंटरनल स्ट्रेंथ, आंतरिक क्षमता कितनी है किसी देश की, तो उसमें हमने कम से कम बेहतर परफॉर्म किया है। अच्छा, यूके की ही बात करते हैं। तो यूके में एक आर्टिस्ट हैं और उन आर्टिस्ट का नाम है ल्यूक पेरी। ल्यूक पेरी के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा समुदाय, ऐसे कम्युनिटी जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, जिनके साथ गलत हुआ है या जिनकी बात कम होती है, उनके लिए ये मूर्तियां बनाते हैं। तो दोस्तों इन्होंने एक स्कल्पचर बनाया है एक महिला का, जिसने एक स्कार्फ पहना हुआ है जिसे हिजाब कहा जाता है, और इसका नाम रखा गया है द स्ट्रेंथ ऑफ द हिजाब। ठीक है, इसे ब्रिटेन का सेकंड सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम में इस स्कल्पचर को लगाया गया है, और इसे लगाया है ल्यूक पेरी ने। तो यूके के अंदर एक स्ट्रेंथ ऑफ हिजाब नाम से एक स्कार्फ कहूंगा या फिर एक अपैरल कहूंगा, उसके ऊपर स्कल्पचर बनाया है ल्यूक पेरी ने, और इन्होंने इसको यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट किया है। जी नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, आप में से कई लोग एयरपोर्ट गए होंगे, कई लोग एयरपोर्ट ट्रैवल करते होंगे। आपको लगता होगा कि एयरपोर्ट पे लैंडिंग और लैंडिंग के बाद सही डायरेक्शन पे उस एयरक्राफ्ट का जाना कितना इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कैसे वो नेविगेट करे कि कहां पर लैंड करना है या कहां से टेक ऑफ करना है, कहां पर गराज कहां पर एरोड्रोम में जाना है, हैंगर में जाना है, ये सारी चीजें। तो उसके लिए नेविगेशन एड्स बनाए जाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि कई बार जब हवा में एयरक्राफ्ट होता है तो वहां पर भी हमें हेल्प करना पड़ता है नेविगेशन के जरिए, या तो एक रेडियो कम्युनिकेशन हो जाए, या फिर एक ऐसा एयरक्राफ्ट हो जो कि गाइड करे उस पर्टिकुलर सिविलियन एयरक्राफ्ट को, उस एयरक्राफ्ट को, कि वो कहां पर लैंड करे, कैसे वो वहां पर नेविगेट करे उस एयरपोर्ट पर। तो इस नेविगेशन एड फंक्शन को, नॉट प्रॉब्लम, इस फंक्शन को एलिवेट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए जो भारत का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने 2 नए एडवांस्ड B360 एयरक्राफ्ट लिए गए हैं, जो कि फ्लाइट इंस्पेक्शन
और फ्लाइट नेविगेशन में, एयरपोर्ट नेविगेशन में हेल्प करेंगे। उसके लिए उन्होंने इन एयरक्राफ्ट्स को आपका दोस्तों जो है वो लिया है। ये नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इससे जो एयरक्राफ्ट का मूवमेंट है, एयरपोर्ट का जो टेक ऑफ लैंडिंग का प्रोसेस है, उसमें आसानी होती है और वो सेफली आपके हो सकते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया है। ठीक है जी। और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसीलिए इन 2 एयरक्राफ्ट को परचेज किया है। फिर दोस्तों एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला है, और एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है बिटवीन द 22 नेशंस एंड 15 हेड्स ऑफ नेशंस ऑफ द आर्मीज ऑफ नेशंस, जो कि इंडिया में आएंगे, और इंडो पैसिफिक में जो वो देश हैं उनके जो हेड ऑफ आर्मीज हैं वो यहां पर पहुंचेंगे, और इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर, और जो चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस है उसको टैकल करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस आपका किया गया है। ये वैसे तो हर साल होता है अलग अलग देशों में, इस साल ये इंडिया में होता है। इसे जनरली आपका यूएस पैसिफिक आर्मी करती है, वो को होस्ट होती है, और एक देश जो इंडो पैसिफिक का है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में आता है, वो उसका होस्ट होता है। तो इस बार जो इंडो पैसिफिक रीजन आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस है उसका होस्ट जो है वो आपका इंडिया है। और इस कॉन्फ्रेंस का दोस्तों आपका दोस्तों जो नाम है दैट इज द इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार, ये इसका नाम है, जो कि हर साल होता है। और 1999 से लगातार यूएस पैसिफिक आर्मी के सपोर्ट में, यूएस आर्मी पैसिफिक के सपोर्ट में और एक देश के सपोर्ट में हर साल किसी न किसी इंडो पैसिफिक देश में किया जाता है। तो इस साल इंडिया में करीब 15 आर्मी चीफ्स एंड डेलीगेशंस फ्रॉम 22 कंट्रीज पहुंचेंगे, और ये इवेंट आपका 26-27 सितंबर को दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यूएस आर्मी के साथ जो इंडियन आर्मी है उसको होस्ट करी है, और इसी मौके पर जो 47 इंडो पैसिफिक आर्मी मैनेजमेंट सेमिनार है उसको होस्ट किया जाएगा। तो ये 26 सितंबर को होगा। इसका मेन एजेंडा है सिक्योरिटी चेक्स करना, डिस्कशंस करना ऑन द इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, और जो चाइना का इंफ्लुएंस है उसे कैसे कम कर सकते हैं उसको लेकर यहां पर बातचीत आपकी की जाएगी। फिर दोस्तों एक नई इंश्योरेंस कंपनी है ACO करके, जो जिसको अभी हाल ही में कुछ महीने पहले उसे लाइफ इंश्योरेंस का भी एक लाइसेंस मिला है। तो ACO लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो ACO कंपनी है, उसने एक कैंपेन शुरू किया है, उसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू। अब ये बहुत ही फेमस डायलॉग है मामू, जिसमें सर्किट और मुन्ना भाई का कैरेक्टर्स जो प्ले करते हैं, संजय दत्त और अरशद वारसी सर्किट का, उन्होंने इसको प्ले किया है। और इस कैंपेन का मेन मकसद है हेल्थ अवेयरनेस को और प्लैटिनम हेल्थ को प्रमोट करना। उसके लिए ACO ने इस कैंपेन को आपका जो है वो अभी स्टार्ट किया है। ये कैंपेन के अंदर बताया गया है क्या क्या फीचर्स वो देने वाले हैं, जैसे कि 100% बिल पेमेंट, नो रूम रेंट कैपिंग, 0 वेटिंग पीरियड, कितनी जल्दी रिकवरी आपको पैसा मिल जाएगा, वो सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो ACO प्लैटिनम हेल्थ प्लान को लेकर इसे लॉन्च किया गया है, और इसका कैंपेन का नाम है हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई मामू। ये इस कैंपेन का नाम रखा गया है। फिर दोस्तों मैंने बताया था आपको, OECD ने कहा है इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो रहेगा आपका 6% पर, और पहले ये 5.9% पे था। सिमिलरली पिछला साल उसने कहा था कि हम 7.2% पर रहेंगे, अब हम 6% पर ग्रो करेंगे। अब आते हैं अलग अलग राज्यों की कहानियों पर। कहानी क्या, अलग अलग राज्यों की न्यूज खबरों पर। सबसे पहले दोस्तों आते हैं हम नोएडा में। तो दोस्तों नोएडा में जो उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है, ये यूपी में होने वाला अब तक का पहला ट्रेड शो है। इसको जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो इसको इनॉग्रेट करेंगी, और ये शो आपका आज के दिन इनॉग्रेट किया जाएगा, और ये उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो आपका होगा। ये ट्रेड शो जो आपका होगा वो 21 सितंबर से 24 सितंबर तक आपका चलेगा। तो सवाल एक ही बनेगा, which of the following और who of the following has inaugurated the first ever उत्तर प्रदेश ट्रेड शो? उनका आंसर रहेगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में एक चीज नोट कर लीजिएगा, इन्होंने कुछ दिन पहले आयुष्मान भव कैंपेन को भी लॉन्च किया था, जिसका मकसद है गांव देहात में, गांवों में, विलेजेस में जहां पर अभी भी आयुष्मान भारत मिशन का नहीं पहुंचा है सर्विसेज, वहां तक पहुंचाना, डोर स्टेप तक जाना, घरों तक जाना, और आयुष्मान भारत के बारे में, उसकी स्कीम के फायदे के बारे में उन सबको बताना। उसके लिए वो कैंपेन भी उन्होंने ही उस कैंपेन को इनॉग्रेट आपका दोस्तों किया है।
फिर दोस्तों द फोर्थ एंड द लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है उसे आयोजित किया जा रहा है खजुराहो एमपी में। ये मीटिंग आपकी आज और कल ऑब्जर्व की जाएगी और इस मीटिंग में जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के उसको यहां पर बताया जाएगा। चूंकि ये चौथी मीटिंग है तो जो आइए देख लेते हैं मीटिंग्स कहां कहां हो चुकी हैं ऑलरेडी। फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपकी पुणे महाराष्ट्र में, सेकेंड मीटिंग विशाखापट्टनम में और थर्ड मीटिंग आपकी ऋषिकेश में ऑलरेडी हो चुकी थी। और अब ये फोर्थ मीटिंग है जो कि जो एक ऐतिहासिक शहर है खजुराहो केव्स का जो शहर है खजुराहो, वहां पर ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उन्होंने ग्रीट किया है देश के दुनिया के लोगों को नुआखाई फेस्टिवल के मौके पर। नुआखाई खास तौर पे उड़ीसा में जो पश्चिमी इलाका है, वेस्टर्न इलाका है, वहां पर फेस्टिवल होता है। नुआ का मतलब होता है न्यू और खाई का मतलब होता है ईट, तो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जिसे खास तौर पर वेस्टर्न जो उड़ीसा है, संबलपुर जैसे कि एक जिला है वहां पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब चूंकि ये फेस्टिवल और स्टेट्स में भी होता है तो छत्तीसगढ़ में होता है, छत्तीसगढ़ सदर्न एरिया में, और सिमदेगा एक जगह है झारखंड में, वहां पर भी होता है अपार्ट फ्रॉम वेस्टर्न उड़ीसा। और खास तौर पे जो नबन्ना आपका है, नबन्ना एक फेस्टिवल होता है कोस्टल उड़ीसा में, उसका ही एक काउंटर पार्ट है जो कि होता है वेस्टर्न उड़ीसा में, जिसका नाम है आपका नुआखाई फेस्टिवल। माफ करिएगा अगर मैं इसको प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं, लेकिन ये फेस्टिवल का नाम है नुआखाई, जो कि उड़ीसा के अंदर ही आपका दोस्तों जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। इस फेस्टिवल के बारे में बात करें तो ये पहला फेस्टिवल है जहां पर जो फर्स्ट प्रोड्यूस होता है लैंड से फार्मर्स, वो मदर गॉडेस जिनका नाम रखा गया है समलेश्वरी, उनको देते हैं, जो कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। और यहाँ पर संबलपुर के डांस जैसे कि रसरकेली, दलखाई, ऐसे डांस को भी यहाँ पर इसी मौके पर आपका दोस्तों किया जाता है। सवाल यहां पर बन सकता है रसरकेली या दलखाई कौन से स्टेट के डांस फॉर्म्स हैं? आंसर रहेगा उड़ीसा, वहां के वो डांस फॉर्म्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये ट्राइबल कम्युनिटी से लिया गया है फेस्टिवल, और वेदों में जो 5 यज्ञ पीरियड था वैदिक समय का, उस समय से ये फेस्टिवल जो है वो लगातार ऑब्जर्व उड़ीसा के एरिया में लगातार आपका किया जा रहा है। फिर दोस्तों भारत का नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उन्होंने कोलैबोरेट किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ, और इनके साथ कोलैबोरेशन किया गया है ताकि दोनों लोग मिलकर जो ब्रिजेस और अदर स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ है उसको प्रमोट कर सके। ठीक है, जो ब्रिजेस हैं, जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, उनका सेफ्टी एस्पेक्ट है, उनके जो अलग अलग डिजाइन हैं, उनकी स्टडी के लिए NHAI ने और DMRC ने आपका भी हाल ही में टाइप किया है। दोस्तों आपका DMRC अभी न्यूज में था बिकॉज DMRC ने एक नया मेट्रो स्टेशन बनाया है जो कि आपका है यशोभूमि द्वारका में, यशोभूमि सेक्टर 25, और इसलिए बनाया गया है ताकि जो यशोभूमि सेंटर बना है, जो इंडिया का सेंटर 25, जो इंडिया का सबसे बड़ा आपका एक्सपो और कन्वेंशन सेंटर है, वहां तक आसानी से लोग पहुंच पाए, ताकि विद इन 21 मिनट्स फ्रॉम द न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन इस यशोभूमि सेक्टर 25 मेट्रो तक 21 मिनट में पहुंच पाए, जिसके लिए जो स्पीड है, एवरेज स्पीड, उसको भी इंक्रीज किया गया है। पहले स्पीड आपका 90 किलोमीटर पर आवर था, उसको बढ़ाकर अब 120 किलोमीटर पर आवर जो है वो कर दिया गया है। तो उसके लिए भी ये जो दिल्ली मेट्रो है वो अभी फिलहाल आपका न्यूज में था। अब आते दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज पर। दोस्तों आज के दिन हम अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसका इस बार थीम है आर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए मनाया जाता है। इसी मौके पर एक सस्टेनेबल गोल समिट भी हो रहा है जो कि 18-19 सितंबर में आपका हो रहा है दुनिया भर में। तो उसी समिट के दौरान 21 सितंबर को आपका नेशनल डे ऑफ पीस को भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे भी हम आज मना रहे हैं, और इसका थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसे WHO मनाता है, और पहली बार इसको 1994 में आपको ऑब्जर्व किया गया था। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था एडिनबर्ग में ऑन द ओकेजन ऑफ द 10th एनिवर्सरी ऑफ द अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल, जो कि 1984 बना था। उसी मौके पर 94 में इस डे को हर साल फिर हम जो है वो ऑब्जर्व करते हैं ऑन 21 सितंबर। अल्जाइमर डिजीज का कोई क्योर नहीं है। अगर किसी के घर में एक ये उनके पुश्तों में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, पुश्तों में केस आए हैं या फिर उस व्यक्ति में केस आता है, तो समय के साथ वो चीजों को भूलने लगता है, और एक समय ऐसा आ सकता है जब उसे किसी भी चीज का आइडिया नहीं होता। इनफैक्ट बेसिक मूवमेंट भी वो दोस्तों जो है वो नहीं कर पाता है, और बहुत ही कष्टदायी और बहुत ही पीड़ादायक ये एक डिजीज होता है, ना सिर्फ उस व्यक्ति के लिए
बल्कि उसके परिवार के लिए भी। इसके अलावा दोस्तों 2 और डे होते हैं जो कि होते हैं 18 सितंबर को। एक होता है नेशनल इक्वल पे डे, हर किसी को बराबर पैसा मिले उसके काम के हिसाब से, और वर्ल्ड बैम्बू डे, ये भी आपका 18 सितंबर को ही ऑब्जर्व दोस्तों जो है वो किया जाता है। अब फिर आते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स में। तो कल एक बहुत ही अतरंगी सा गाना देखा मैंने। मुझे तो यही गाना याद है यार वर्ल्ड कप का, वो है दे घुमा के, जो 2011 वर्ल्ड कप का था। उससे बेटर गाना मुझे लगा नहीं। इनफैक्ट इस गाने को देखने के बाद मैंने करीब 10-15 बार उस गाने को सुना, क्योंकि वो गाना इतना अच्छा था। ये गाना उतना अच्छा नहीं हो सकता है, समय के साथ अच्छा लगे, लेकिन कल एक गाना रिलीज किया गया है और इस गाने का नाम है दिल जश्न बोले, ठीक है। और गाने में जो मेन एक्टर जिसमें है वो है रणवीर सिंह। इसमें कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जिसमें आपके फ्लाइंग बीस्ट है, चहल की जो वाइफ हैं, उनका नाम भूला माफ करिएगा, वो इसमें है। और इस म्यूजिक को दिया है प्रीतम ने, और सिंगर्स हैं प्रीतम, नकाश अजीज, श्री रामचंद्र, अमित मिश्रा, जोनिता गांधी, अक्सा और चरण। उन्होंने इस गाने को गाया भी है। तो दिल जश्न बोले वो उस गाने का आपका थीम, गाने का थीम जो है वो है दिल जश्न बोले। क्रिकेट वर्ल्ड कप 12 साल बाद इंडिया में हो रहा है और 10 शहरों में वर्ल्ड कप होगा। लखनऊ में, मेरे शहर में वर्ल्ड कप भी होगा। और 5 अक्टूबर को इंडिया अपना पहला मैच खेलेगी अगेंस्ट जो पहला मैच होगा वो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का होगा, जो कि 5 अक्टूबर को अहमदाबाद स्टेडियम में आपका होगा। और इंडिया जो है अपना पहला मैच खेलेगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द सिटी ऑफ चेन्नई। फिर दोस्तों अपॉइंटमेंट अवार्ड कुछ नहीं है आज के दिन, तो हम सीधे चलते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पे। भारत की एक संगठन है जिसका नाम है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ट्राइफेड, जो कि वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर, ठीक है। इसने फेज 2 ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम कॉल्ड एज PTPNER, इसका फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसका सेकेंड फेज शुरू किया है, जो कि 21 सितंबर से 10 नवंबर तक आपका चलेगा। इस पर्टिकुलर फेज में 29 डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ ईस्ट के हैं उनको कवर किया जाएगा, जो जहां पर नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एंड नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम्स, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसकी टीम्स, ये टीम्स यहां पर पहुंचेंगी और यहां पर स्प्रेड करेंगी अबाउट द ट्राइबल प्रोडक्ट्स। भारत के जो मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स के अर्जुन मुंडा, उन्होंने इस स्कीम को इसी साल लॉन्च किया था आपका ऑन 18 अप्रैल, और इस स्कीम का सेकेंड फेज जो है वो लॉन्च हुआ है। पहले फेज में आपके टोटल में 8 स्टेट्स थे और 38 डिस्ट्रिक्ट थे, और इस साल आपके इस फेज में आपके 29 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है। फिर दोस्तों इंडिया और मलेशिया का जो 12th एडिशन था ऑफ द डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग, ये मीटिंग को अभी हाल ही में ऑब्जर्व किया गया। इस मीटिंग में जो पहली मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, एक मीटिंग हुई थी अब 27 जुलाई को, उस मीटिंग का नाम है सब कमिटी ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन, और एक हुई थी आपकी अब हुई थी 18 सितंबर को जॉइंट सब कमिटी ऑन डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। उन मीटिंग से आउटकम्स को डिस्कस किया गया इस मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी मीटिंग में, इसका नाम है मिडकॉम। सो इट्स 12th मीटिंग में जो प्रीवियस मीटिंग से उसके डिस्कशंस को डिफेंस को लेकर डिस्कशन किया गया, और दिल्ली में ये मीटिंग जो है वो आपकी ऑर्गेनाइज की गई। अच्छा दोस्तों, हमें पता है कि लिथियम पाया गया है कश्मीर में, जो कि बहुत अच्छी बात है, बैटरीज में काफी रोल प्ले करेगा। उसी तरीके से एक और एलिमेंट है, उसका नाम है, एक और रेयर मेटल, का नाम है वेनेडियम। इसे पाया गया है गल्फ ऑफ खंबट में ऑफ द गुजरात कोस्ट, वहां पर पाया गया है। अब अगर आप वेनेडियम की बात करें तो वेनेडियम का केमिकल एलिमेंट जो है उसका सिंबल है V, उसका एटॉमिक नंबर है 23। इसे पहली बार डिस्कवर किया गया था 1801 में बाय मिनरोलॉजिस्ट एंड्रियस मैनुअल डेल रियो, लेकिन ये इसे पहचान नहीं पाए थे। इसकी सही पहचान हुई थी 1830 में बाय स्वीडिश केमिस्ट नील्स गैब्रियल सेफ्रस्ट्रॉम, और उन्होंने इसका नाम रखा आफ्टर वनाडिस। वनाडिस बेसिकली द स्कैंडिनेवियन गॉडेस हैं ऑफ ब्यूटी एंड यूथ, उनके नाम पे वेनेडियम का नाम दोस्तों रखा गया है। बेसिकली कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके मिनरल्स में, कोल में, पेट्रोलियम में, और इट इज द 22nd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। मतलब हमारे अर्थ के क्रस्ट में 22वां सबसे जो अबंडेंट एलिमेंट, सबसे अधिक पाया जाता जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आपका है वेनेडियम। दुनिया भर में जो प्रोड्यूसर्स इसके हैं उसमें सबसे पहले चाइना है, साउथ अफ्रीका है और रशिया है। और इसका यूज कहां होता है? खास तौर पे इसका यूज होता है वनेडियम फ्लो बैटरीज में, और ये बहुत रिलायबल है, सेफ है, और इट इज अ स्टेबल सोल्यूशन फॉर स्टोरेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उस वजह से है। कहां पाया गया? पाया गया आपका गल्फ ऑफ खंबाट में,
गल्फ ऑफ खंबाट क्या बेसिकली एक इनलेट है अरेबियन सी में अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, खास तौर पे इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इससे पहले इसका नाम था गल्फ ऑफ कैम्बे, और ये एक 80 माइल्स का पूरा स्ट्रेच है, और ये काठियावाड़ जो पेंसुला है उसको डिवाइड करता है फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात। तो गल्फ ऑफ खंबाट रीजन में ये जो आपका एक एलिमेंट है, एक रेयर मेटल है वनेडियम, उसको दोस्तों जो है वो पाया गया है। अब आते हैं हमारे होमवर्क पे। The Dash government is embarking on a visionary project to establish an aerotropolis around the upcoming Northern National Airport in Dash. इंडियन आर्मी इंडक्ट किया है किसको? इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर विभव एंटी टैंक मिसाइल। कितने किए हैं? द डैश हैज अप्रूव्ड द क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स एक्ट, जो कि सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी में है, और जो यूरोपियन यूनियन का डिपेंडेंस है ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, उसको कम करने के लिए उन्होंने किसने जो है ये एक एक्ट को है आपका पास किया है। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर स्कैन करने के बाद। इसको अगर आप स्कैन करते हैं तो स्कैन करने पर आप सीधे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जहां पर रेगुलर बेसिस पर हर 2 घंटे पर करंट अफेयर्स के डेटा में देता रहता हूं। वहीं पर इसका पीडीएफ भी, इसका प्रिंटेबल पीडीएफ भी जो है आपको मिल जाएगा, जहां पर विद इन 5 पेजेस पूरा डेटा आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर मुझे आप सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरे सोशल मीडिया का नाम है इटर्नल ऑप्टिमिस्ट 11, यहां पर जाके मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अब आपसे हम आज 12 बजे, जहां पर आज सेट 2 डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस का एसबीआई पीओ। अभी तैयारी शुरू कर दीजिए एसबीआई पीओ की, अगर आप तैयारी करें या फिर कोई एग्जाम की, बिकॉज एग्जाम्स आने से पहले तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि समय रहते आप उस तैयारी में अपने को बेहतर पा सके। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच एंड पीस आउट। बाय बाय।